हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मनराज धाकड़ हैं और एक चौधरी हैं, ठीक है। जो भी लोग कलेक्ट कर गए हैं बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर हमारे सिलेबस को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो कल एक बार आप थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवा दीजिए, कल हमने कहाँ तक जो है इसको पढ़ लिया था, है ना। बिल्कुल, एक बार फटाफट से बेटा रिमाइंड करा दीजिए ताकि अपन जो है उसको स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल। तो देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है, हाँ, आई थिंक हम लोगों ने, हाँ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, जहां तक हम लोगों को, हाँ, हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस जो है वो कर रहे थे। और आउटपुट डिवाइस के अंदर हम लोगों ने जो एक प्रकार से प्लॉटर था वो पढ़ लिया था, है ना। यही पढ़ा था बेटा। हाँ, प्लॉटर पढ़ लिया था, ठीक है। तो प्लॉटर जो है वो देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर आपसे प्रिंट पूछा जाए कि कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना प्लॉटर आएगा, ठीक है। हम्म। बिल्कुल। और एक बार फटाफट से एक बात बताओ बेटा, क्लास का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजा आ रहा है ना आपको? हम्म? अरे दिक्कत थोड़ी है, कोई समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी हम लोग देखिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्पेशल क्लास लगा रहे हैं और आप रेगुलर क्लास ले रहे हो। आपको इस चीज का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेन चीज तो ये है, देखो। अब कुछ डिवाइसेस और है, जैसे इनपुट आउटपुट। कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। अब हम लोग वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अभी सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हमारी डिवाइस आएगी इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस आएगी, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो चलिए बेटा, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो ऐसी डिवाइस जो इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों का ही जो काम करती है, वह डिवाइस मेरी क्या कहलाती है? इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है। अब ऐसी कोई डिवाइस आपको पता है क्या जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है? एक बार बताओ बेटा, मनराज और दूसरे कौन है? मनोज, हाँ। मनोज, बताइए बेटा, कोई डिवाइस ऐसी पता है क्या आपको? जैसे सबसे पहले आपने फोटोकॉपिंग मशीन देखी है बेटा। ये जो फोटोकॉपी की मशीन होती है, ये इनपुट आउटपुट होती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी मशीनें होती है। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं वो है मॉडेम। अरे कौन सा एग्जाम्पल है? मॉडेम। ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडेम होता है, ये मॉडेम क्या होता है? एक प्रकार का हमारा डिवाइस होता है। और कैसा डिवाइस होता है? ये डिवाइस हमारा होता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब मॉडेम इनपुट आउटपुट तो है, पर इनपुट आउटपुट किस प्रकार से है, ये ऐसा क्या काम करता है जो इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, ये भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है? देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइस इसको कहने का कारण क्या है? हाँ, टच स्क्रीन भी इनपुट आउटपुट है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी इनपुट आउटपुट है। पर मॉडेम जो है वो इनपुट आउटपुट क्यों है? देखो, मॉडेम पहली बात तो ये काम क्या आता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे नेटवर्क का जब मैं आपको चैप्टर बताऊंगा तो वहां पर भी मैं इसको लेके चलूंगा। जो मॉडेम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका पूर्ण रूप जो है, इसकी फुल फॉर्म जो है, ये होती है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, ये करता क्या है? ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप पहले इंटरनेट का कनेक्शन आजकल भी हम लोग लेते हैं, तो डायरेक्ट जो इंटरनेट की केबल है, जो कनेक्शन की केबल है, उसको हम हमारे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिस जो जो उस केबल को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करता है। अब देखो, पहले जो है ये जो कनेक्शन था, हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेता था, ये एक प्रकार से टेलीफोन वाली जो लाइन है वो आती थी हमारे घर में, ठीक है। तो इसीलिए अब आज भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वो डिवाइस मेरी यहां पर कौन सी आएगी? मॉडेम आएगी, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं, यह है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन लाइन से
लाइन से जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, देखो अब जैसे देखिए ये मेरा यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, और इस कंप्यूटर की ये आपकी एक टेलीफोन लाइन आ रही है। ठीक है, अब जो मॉडेम होगा बेटा, मॉडेम क्या होगा, देखो वो बीच में लगेगा यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, ये मॉडेम है हमारा, ये क्या है, मॉडेम है। अब मॉडेम जो है वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इधर से कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, और वो इधर की तरफ जाएगा। अब देखो दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, जैसे एक तो क्या होगा कि यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो हमारा एनालॉग सिग्नल होगा, और जो कंप्यूटर समझता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, कैसा होता है, डिजिटल। देखो हमारा कंप्यूटर डिजिटल डेटा पर कार्य करता है, परंतु जो तार के अंदर डेटा होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मॉडेम क्या करता है, देखो इधर से एनालॉग आया उसको डिजिटल में, और फिर डिजिटल को किस में बदलता है, एनालॉग में। भाई कंप्यूटर में दोनों काम होते हैं, हमारे दोनों काम क्या होते हैं, जैसे डेटा को भेजते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो पहले क्या होगा, जैसे हाँ जीके A to Z सर पीडीएफ नहीं मिल रही है। चलिए भावेश जी, आज मैं आपका ये मुद्दा जो है ये उठाता हूँ। ठीक है, तो पता करता हूँ क्या कारण है जिसकी वजह से पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है। तो बेटा ये जो आपका मॉडेम है, मॉडेम जो है ये आपका 2 बार पेपर में आ चुका है। लाइब्रेरियन के एग्जाम में 2019 और 2020 दोनों साल ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आया है। तो ये करता क्या है, ये क्या करता है बेटा, ध्यान रखिएगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है जिसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल को किस में बदलता है, डिजिटल में, जो कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो होता है ये क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। ठीक है, और डीमॉड्यूलेशन होता है एनालॉग सिग्नल को आपके डिजिटल सिग्नल में बदलना। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारी पहली जो है वो इनपुट आउटपुट मशीन हो जाती है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अरे जितने भी लोग जुड़े हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है डिवाइस था मॉडेम। अब पहला डिवाइस मॉडेम है, तो दूसरा डिवाइस हमारा कौन सा है, ये है फैक्स मशीन। ठीक है, दूसरा जो हमारा डिवाइस है ये कौन सा है, ये फैक्स मशीन है। ठीक है, अब देखो फैक्स मशीन आपने देखी होगी, देखो आजकल जो टेलीफोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ऐसे पहले फैक्स मशीन आया करती थी, हालांकि आज भी इनका यूज होता है। तो फैक्स मशीन क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसका एक, जैसे अपना फोन नंबर होता है ना पर्टिकुलर, वैसे ही फैक्स मशीन का भी एक नंबर होता है। तो ये क्या होता है, फैक्स मशीन के द्वारा, जैसे मान लीजिए अब आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी मार्कशीट है, जैसे मान लो आप शहर के अंदर बैठे हो और आपका कोई फॉर्म निकला है, पर उस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता है और वो आपके घर पे पड़ी है। अब आजकल तो देखिए जमाना इंटरनेट का जमाना है, पर पहले क्या होता था, जैसे उस मार्कशीट को अगर आपने मंगवाना है, शहर मंगवाना है, तो आप या तो पापा को बोलो वो लेके आएंगे या आप जाके लेके आओ, है ना। परंतु आजकल क्या सिस्टम है, आजकल अच्छा उस समय फिर तीसरा ऑप्शन ये होता था कि भाई आप फैक्स वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि भैया ये फैक्स मशीन है, ठीक है, आप पापा को बताओ कि मेरे पास वाली दुकान है उसके पास फैक्स मशीन है और ये उसका नंबर है। तो उसमें क्या होता था, फैक्स वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि भैया इस नंबर के ऊपर ये जो मार्कशीट है इसको फैक्स कर दो, तो वो उसको स्कैन करता था और सेम टू सेम उस नंबर के ऊपर उसको भेज देता, तो इसलिए काम आता था। तो मैं कह सकता हूं किसी भी फाइल को ये क्या करता है, स्कैन करता है, ध्यान रखिएगा। यह है क्या करता है, किसी भी फाइल को स्कैन करके भेजने एवं प्राप्त फाइल को प्रिंट करने का भी काम करता है। ठीक है, प्रिंट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका फैक्स मशीन हो जाता है। बोलो किसी को समस्या फैक्स मशीन में? हाँ जी, सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग बेटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगला देखो, अगली है फोटोकॉपी मशीन। ध्यान से सुनो, अब अगली हमारी मशीन कौन सी है, फोटोकॉपी। तो बेटा तीसरी हमारी जो मशीन है, ध्यान रखना, तीसरी जो हमारी मशीन है ये है फोटोकॉपी मशीन। अरे कौन सी मशीन है,
फोटोकॉपी मशीन। अब एक बात बताइए, फोटोकॉपी जो मशीन होती है ये मशीन क्या करती है? अरे बेटा क्या करती है ये मशीन? फोटोकॉपी मशीन क्या करती है, जैसे आपने किसी भी चीज की फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है सर थोड़ा ज्यादा हिंदी में बताना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर अच्छा हिंदी में बता देंगे भावेश जी, हिंदी में तो मैं बताता ही हूँ, पर देखो बेटा एक चीज ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है ये कंप्यूटर अंग्रेजी के शब्द है, अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया है और ज्यादातर चीजें भी इसके अंदर अंग्रेजी में ही, हिंदी में नहीं कर सकते इसको, जो चीजें अंग्रेजी में उनको अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन है, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको फोटोकॉपी मशीन ही कहेंगे, हिंदी में इसको प्रतिलिपि मशीन कह सकते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और पेपर में ये कभी लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो इंग्लिश के शब्द ही आते हैं पेपर के अंदर भी बेटा, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, फोटोकॉपी मशीन। अच्छा फोटोकॉपी मशीन क्या करती है, जैसे आपको कोई भी फोटोकॉपी करवानी है तो ऊपर रखते हो, फिर उसको स्कैन करता है, स्कैन करके उसको प्रिंट करता है, तो सिंपल सी बात है, यह डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के साथ प्रिंट करने का भी काम करता है, प्रिंट करने का भी काम करता है, ठीक है, काम करता है। तो ये मेरा यहां पर हो जाता है फोटोकॉपी मशीन, सिंपल सी बात है। ये आपकी इनपुट, देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, कौन सी इनपुट आउट। अब जैसे टच स्क्रीन की बात करी थी, ठीक है, तो चलो टच स्क्रीन, चौथी में टच स्क्रीन ही लिख लेता हूं, ठीक है, चौथा मेरा यहां पर है टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन। अब एक बात बताओ बेटा, टच स्क्रीन जो है ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी एक सॉफ्टवेयर का एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसमें हम टच करके तो इनपुट देते हैं, यानी कि छूकर इनपुट देते हैं, स्पर्श कर इनपुट देते हैं, और विजुअली चित्र के रूप में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें स्क्रीन को छूकर इनपुट दिया जाता है, वह स्क्रीन पर आउटपुट दर्शाया जाता है। अब वैसे तो क्या होता है, टच स्क्रीन के ऊपर ना दो लेयर होती है, एक नहीं होता है, दो होता है, एक टच की पैनल होता है, एक टच पैनल होता है, नीचे उसके स्क्रीन होती है। एक लास्ट एंड फाइनल, जैसे मान लीजिए हेडफोन की मैं बात करूं, हेडफोन की अगर मैं बात करूं तो हेडफोन बेटा आपने सुना होगा, ठीक है, हेडफोन आपने सुना होगा, तो जैसे मान लीजिए हेडफोन एक प्रकार से क्या करता है, आवाज को सुनाता भी है और आवाज को लेके भी जाता है, तो ये भी क्या करता हो, ये भी आपका इनपुट आउटपुट है। ईयरफोन आता है ना वो वाला, यह ध्वनि के रूप में आवाज इनपुट के रूप में लेता भी है, वह स्पीकर के माध्यम से आउटपुट भी प्रदान करता है, ठीक है, ये हमारा काम होता है इसका, ठीक है। अब जैसे देखो, अच्छा इनके अलावा क्या है, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, सीईटी 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है, और ऑप्शन के अंदर क्या था, ऑप्शन के अंदर था कम्युनिकेशन डिवाइस। देखिए जो संचार डिवाइस होते हैं, इसके अलावा अगला जो मैं यहां पर आपसे कहूंगा, ध्यान रखिएगा 6 नंबर, ये आएगा कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस ध्यान रखिएगा, जितनी भी है ये एक नहीं होती, ये बहुत सारी होती है, ठीक है। ये आपका सीईटी 2023 के अंदर आया बेटा क्वेश्चन, कम्युनिकेशन डिवाइस बहुत सारी होती हैं। अच्छा इनका बेसिकली जो काम होता है, इनका काम एक ही होता है कि भाई आपका कंप्यूटर जो है, उस कंप्यूटर से या आपके कोई भी डिवाइस है उससे कोई भी संदेश प्राप्त हो रहा है, उस संदेश को आगे ट्रांसमिट करना, बस इतना सा काम होता है इसका, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सर
ब्लूटूथ, अरे ब्लूटूथ, हाँ ब्लूटूथ ही वो ईयर, अरे भाई ब्लूटूथ कोई आपका वैसे डिवाइस नहीं कहेंगे हम इसको, वैसे जो आपका ईयर पीस होता है ना, हेडफोन होता है, चाहे वो ब्लूटूथ वाला हो और चाहे वो बिना ब्लूटूथ वाला हो, दोनों ही आपके क्या होते हैं, एक प्रकार से हेडफोन ही कहलाते हैं। वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। नहीं समझे क्या लकी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कोई समस्या यहां तक? इसी के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस मेरी यहां पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, जितना पढ़ाया बेटा इसको गांठ बांध लो, इसको अच्छे से समझ लो, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अगला चैप्टर हमारा जो है वो है कंप्यूटर मेमोरी। अगला चैप्टर हमारा जो है बेटा वो है कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए यहां पर कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का नाम सुना है क्या? अरे कंप्यूटर मेमोरी का नाम सुना है क्या? देखो मेमोरी एक ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का, एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो किसी भी सूचना को या जानकारी को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से क्या करता है, संग्रहित करता है। जैसे कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको टेम्परेरीली, ठीक है, टेम्परेरीली यानी कि जैसे वो आपकी जानकारी है उसको कुछ समय तक रख लेगा, या फिर उसको परमानेंट, जैसे आप समझिए जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई हार्ड डिस्क के अंदर मूवी डालते हो वो परमानेंट पड़ी रहती है ना। तो जो आपका डिवाइस होता है मेमोरी, ये डेटा को टेम्परेरी और परमानेंटली दो तरीके से क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब बेसिकली देखिए हमारा कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है आजकल, तो वो डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। कौन से डेटा को स्टोर करता है? डिजिटल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो डिजिटल डेटा होता है ये बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। ये सारी चीजें जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइनरी डिजिट जो है वो डिजिट से हमारा सबसे छोटा डेटा का प्रारूप बनता है। जैसे आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, या आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ये चीजें तब कर पाएंगे हम जब हमें ये पता होगा कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है कौन सी। ठीक है, और ये डेटा कौन सा होता है? बाइनरी डेटा, तो बाइनरी डेटा से ही ये बनता है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि कंप्यूटर की वह इकाई, कंप्यूटर की वह इकाई जो डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर करती है। ठीक है, एक सेकंड, डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर करती है, उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा वर्तमान कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल डेटा पर कार्य करते हैं। किस पर? डिजिटल डेटा पर कार्य करते हैं वह यह डिजिटल डेटा बाइनरी डिजिट से मिलकर बनता है। ठीक है, बनता है। अब बाइनरी डिजिट क्या होता है? ये थोड़ी सी थ्योरी है ना, थोड़ी सी थ्योरी है। अभी एक बार थोड़ा सा फ्लो बनने दो, चैप्टर को स्टार्ट होने दो, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, हाँ सब समझ में आ जाएगा। अब ये बाइनरी डिजिट है, ये होती है बेटा 0 और 1, ऐसे करके, ऐसे होता है 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, इस प्रकार से कोई भी सीक्वेंस हो, जैसे 1 0 1 1 0 1, इस प्रकार से। अब ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी होगी? 12, और इनको कहा जाता है बिट, 12 बिट। देखो
बाइनरी डिजिट, डिजिट मतलब देखो 2 डिजिट होगी 0 और 1, और इन दोनों को इंडिविजुअली अगर कहा जाए तो ये कहलाती है बेटा बिट। ये क्या कहलाती है? बिट। तो अब इनमें देखिए बिट जो है यही आपके कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई ये बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। ठीक है, बिट होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी इकाई की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, मापने की सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट होती है। ठीक है, जियोबाइट, ये जियोबाइट यहां पर आएगा। बोलो कोई समस्या? तो डेटा कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की हमारे पास क्या होती है? 2 इकाई होती है। ठीक है, जैसे सबसे छोटी है वो बिट होती है, सबसे बड़ी जो है ये जियोबाइट होती है। अब जियोबाइट क्या होता है, कैसे बनता है, इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो वीडियो 2016 के अंदर आया था कि एक निप्पल जो है वो तुल्य है, किसके बराबर होता है। ठीक है, आपके पटवारी 2015 में एलडीसी के एग्जाम में 1 बाइट किसके बराबर है। और देखिए जो वीडियो के एग्जाम है इनमें अलग अलग एग्जाम है, किसी में पूछा है 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, गीगाबाइट किसके बराबर होता है, या 2 GB किसके बराबर होता है, 2 MB कैश मेमोरी जो है वो किसके बराबर होती है, यानी कि वो साइज किसके बराबर होता है कंफ्यूज करने के लिए। या फिर आपको जैसे दे देगा GB, MB, TB, PB, इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, या फिर कहेगा कि इनको आरोही क्रम में या फिर इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, या फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई GB का पूर्ण रूप क्या होता है। इस प्रकार से आपके अलग अलग एग्जाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हमें तब आएंगे जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। तो यहां पर देखिए सबसे छोटा अगर मैं साइज कहूं बेटा यहां पर, तो ये कौन सा, ये बिट है। अब बिट से मिलकर एक बड़ा प्रारूप बनता है, वो कौन सा होता है। फिर अगर वो बनता है तो उससे बड़ा कौन सा होता है। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको एक बार समझनी पड़ेगी। अगर ये सीक्वेंस समझ में आ जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है बेटा, एक लकी कमेंट कर रहे हैं, बाकी सब लोग कहां पर है बेटा, एक बार कमेंट तो करो, ये कोई बात थोड़ी होती है। कमेंट करो एक बार, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो सेशन के अंदर। हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे छोटा जो हमारा है ये होता है बिट। ठीक है, बिट जैसे कि 0 और 1, ये जैसे 1 0 1 1 0 1 0 0 0, ये आपकी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी आपकी 9 बिट। ये कितनी बिट हो गई? 9 बिट हो गई। तो 9 बिट हो गई। अब ऐसे बिट मिलती है, अब एक बार बताओ, ऐसे बिट 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 करते 1000 बिट 2000 बिट, ऐसे थोड़ा सही नहीं लगता। अब जैसे आप इसको लंबाई के टर्म में देखिए, जैसे सबसे छोटा अपन कहते हैं mm होता है ना, mm मिलीमीटर, mm मिलता है तो क्या बनता है, mm से बनता है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बनता है मीटर, मीटर से बनता है किलोमीटर। वैसे यहाँ पर इकाई बदलती जाती है। कैसे बदलती है वो देखते हैं बेटा। देखो इसमें अब सबसे छोटा है बिट। ठीक है, अब अगर आपकी मिलेगी 4 बिट, ठीक है, ऐसे 4 मिली कोई सी भी हो, उससे बनता है एक निब्बल, उससे बनता है बेटा एक निब्बल। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में। अभी मैंने बताया था ना, जैसे अलग अलग एग्जाम है, एक निब्बल, निब्बल। ठीक है, एक निब्बल। ठीक है, अब देखिए 4 बिट से एक निब्बल बना। वैसे देखिए अगर मैं यहां पर कहूं 8 बिट है, 8 क्या है, बिट है, अरे भाई 8 बिट है तो 2 निब्बल कह सकते हो आप, है ना भाई। 4 बिट से, इसको ढंग से समझ लें बेटा, अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूं अगली 10 से 15 मिनट में,
इसमें से डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ, तो ये जो सेशन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अब देखिए यहां पर जैसे 8 बिट है, तो देखो 4 बिट से 1 निबल, तो 8 बिट से 2 निबल कह सकता हूं ना मैं, 2 निबल। तो देखिए यहां पर 2 निबल, तो इससे बनता है बेटा 1 बाइट, ध्यान रखिएगा। इससे क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। अब ज्यादातर लोगों को क्या होता है, सुनो क्या कह रहे हो, सर मैंने कंप्यूटर की आज 7वीं क्लास देख रहा हूं और सब नोट्स भी किया है, पर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये समझ नहीं आता है, तो आप टेस्ट लोगे क्या। भावेश बेटा पहली चीज तो ये, अगर आप पिछली 7 क्लास ले रहे हो तो आप ये पहली बात तो आप ये कह नहीं सकते कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी मैंने इसी में 4 बार बता दिया कि वीडियो में क्या क्वेश्चन आया है, ऐसे इसमें आपके पटवारी में क्या क्वेश्चन आया है, आईए में क्या क्वेश्चन, हर टॉपिक में से मैं बता रहा हूं आपको साथ साथ। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया वीडियो 2016 में है कि 1 निबल तुल्य है, मतलब 1 निबल में निबल किसके बराबर है। अब और क्या बेटा, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी जैसे मान लो, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे अब ये आ गया 1 बाइट, अब ये 1 बाइट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, एलडीसी 2012 पटवारी 2015 के एग्जाम में आया था कि 1 बाइट तुल्य है, 1 बाइट तुल्य है, 1 बाइट किसके बराबर है, तो ऑप्शन में था 8 बिट। ऐसे ही आएंगे। मैं हर टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर में आए हैं, और ये तो इसमें तो इतने क्वेश्चन आते हैं कोई हद नहीं है। और दूसरी बात जहां तक है टेस्ट की, हाँ बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, मॉक पेपर्स करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन फ्री रहिए। सारे के सारे मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। एग्जाम से पहले जो है अच्छे मॉक के सेशन लेके आएंगे, हम उनको बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना, वो आप टेंशन मत लो, आप वो प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा आपकी। पर पहले थ्योरी करनी जरूरी है, बिना थ्योरी के मैं अगर क्वेश्चन करवाने लगूंगा तो आपको समझ में हवा ही नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे और ये क्वेश्चन आया कहां से। जूनियर अकाउंटेंट की अगर परीक्षा की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट का आपका जो प्रीवियस 2015 में जो पेपर हुआ था, उसका जो पेपर है वो पेपर भी है मेरे पास। उस पेपर के मैं जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूं, उस पेपर को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर एक दिन अलग से 1 घंटे का सेशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर बढ़िया तरीके से, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपको कोई टेंशन लेनी है, सारी टेंशन मैंने लेनी है, जो करवाना है वो मुझे पता है। आपका एक दायित्व ये है कि आप रेगुलर क्लास लो, कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए, रेगुलर क्लास लो, नोट्स बनाओ, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, अब 1 बाइट तक आ गया हूं मैं, ठीक है। अब देखो 1 बाइट के नीचे मैंने लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि 1 बाइट जब बन जाता है अब क्या होगा, अब हमें एक सर कंप्यूटर सब्जेक्ट, सुनो ऐसा नहीं है आप अकेले पहली बार पढ़ रहे हो, हर कोई पहली बार पढ़ता है। क्योंकि देखो बाकी जो हेलो जो भी हैं आप, देखो देखो होता क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा, देखो बाकी जो सब्जेक्ट जैसे साइंस ले लो, मैथ ले लो, आप कोई जीके ले लो, ये सब्जेक्ट आपने स्कूल में पढ़े होते हैं। जब आप कंपटीशन लाइन में आते हो तैयारी करने, तो आप 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं, एक तो होता है रीजनिंग और एक आपका होता है कंप्यूटर। तो 2 सब्जेक्ट लोगों को पता ही नहीं होता कि ये होते क्या है। रीजनिंग जो है वो थोड़ी तर्क शक्ति पे आधारित है, तो वो आ जाती है भैया ये बायां ये दायां, अल्फाबेट इतने होते हैं, ये होता है वो होता है, कॉमन सेंस पे होता है, वो लोग कर लेते हैं। बट जब बात आती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर से लोगों को डर लगता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि होता क्या है। पर कंप्यूटर बहुत आसान है, और अगर आप पिछले 7-8 सेशन मेरे लिए हों आपने, तो कंप्यूटर आपको बहुत आसान लगने लग गया होगा, नहीं लगने लगा है तो लगने लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अपन सिंपल से सिंपल, आसान से आसान लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर कर रहे हैं, जिससे आपका मन में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मैं हूं यहां पर, पूछो। चलिए बेटा अब यहां पर देखिए क्या है, अब इसमें क्या है, जैसे हम लोग इस यहां पर पहुंचते हैं, जैसे कि ये वाला 1 बाइट बांधने के बाद में, अब देखिए क्या है कि 1 यूनिट से यानी कि कोई भी मान लीजिए आपकी मेमोरी की यूनिट है, इस यूनिट से आप अगली मेमोरी यूनिट में जाते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मेमोरी की यूनिट है, इससे अगली मेमोरी यूनिट में जाना है,
तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमेशा 1024 जो है ये लेनी पड़ेगी। मतलब जो इकाई है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 10 mm से 1 सेंटीमीटर बनता है, फिर 100 सेंटीमीटर से मीटर, मैंने कहा भी नहीं नहीं ये 10 है, कभी 100 है, कभी 1000, ऐसे नहीं चलेगा, हर बार 100 ही लेना है। तो मैंने कहा नहीं, पहले 100 mm लो, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 1000 मीटर, मतलब हर बार 100 इकाई लेनी है एक तरीके से। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर भी क्या होता है, हर बार 1024 लेना है। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरा बाइट बन चुका है, यहां पर मेरा बाइट बन चुका है। तो मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। तो ध्यान रखिएगा कि जब देखो अभी मेरा क्या बना, सबसे पहले क्या था, बिट था। ठीक है, और बिट से थोड़ा सा बड़ा जो है मेरा, ये क्या था, यहां पर आपका निब्बल था। ठीक है, और निब्बल से बड़ा यहां पर क्या था, बाइट था। यही किया बेटा अपन ने। अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर क्या है देखो। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि जैसे अब इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो अब यहां पर आपके बाइट, बाइट अब कितने लेने हैं, 1024। तो अब आप लीजिए 1024, 1024 आप लीजिए बाइट। तो जब 1024 बाइट लोगे तो इससे बनेगा बेटा 1 किलोबाइट। क्या बनेगा, किलोबाइट। अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो इनकी फुल फॉर्म, जैसे इसको शॉर्ट में केबी कह देते हैं, तो केबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो फिर पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, केबी आ गया। अच्छा, केबी के बाद में देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं 1024, अगर मैं कहूं केबी है, ठीक है, केबी है, केबी से बनेगा 1 मेगाबाइट। ध्यान रखिएगा 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB, 1 MB। ठीक है, उसके बाद में अगर 1024 मैं MB की बात करूं, ठीक है, तो ये बनेगा 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, यानी कि 1 GB। ठीक है, इसके बाद में यदि 1024 GB को मिलाया जाए तो इससे बनेगा बेटा 1, ये GB से बनेगा टेराबाइट, जिसको कहते हैं TB। ये नाम सुना है ना, KB, MB, GB, TB, PB, ऐसे ये शब्द होते हैं ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला। अब आगे और आइए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं 1024 TB अगर मिलता है, तो TB से क्या बनता है, 1 पेंटाबाइट, 1 पेंटाबाइट यानी कि PB। क्या बनता है, 1 PB। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये PB तक हो गया है। और देखो आगे चलते हैं, PB के बाद में आप भी साथ साथ में बेटा बताओ, पार्टिसिपेट करो, अगर आपको आता है तो। चुपचाप क्यों बैठे हो, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, गलत बात है ये तो, गलत बात है ये तो। ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का ध्यान है क्लास में, है? हाँ कोई बात नहीं। पेंटाबाइट, पेंटा, पीबी के बाद में क्या आता है, पीबी के बाद में बेटा यहां पर मेरा आता है एक्साबाइट, बोलते हैं इसको ईबी। कई लोग इसको हेक्साबाइट बोल लेते हैं, बेटा हेक्सा नहीं होता है, एक्सा होता है, ई एक्स से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं आगे 1024, अगर मैं बात करूं ईबी की, तो ये बनता है 1 एक्साबाइट। नहीं 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 नहीं, ये मैंने गलत लिया, पीबी, पीबी है ना अभी तो, पीबी, इससे बनेगा एक्साबाइट, एक्साबाइट। ठीक है, ये आएगा बेटा ईबी। ठीक है, आगे आ जाइए इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब क्या होगा, 1024 जब आप मिलाओगे एक्साबाइट, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट। ठीक है, जिसको कहा जाता है जेडबी, जिसको क्या कहा जाता है, जेडबी। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा आगे नहीं आता कोई बात नहीं, पर अब कंप्यूटर पढ़ रहे थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब और आगे अगर मैं बात करूं बेटा 1024 जेडबी की अगर मैं बात करूं, तो ये होता है 1 योटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट यानी कि वाईबी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1024 जब मैं मिलाऊंगा वाईबी, वाईबी, ठीक है, तो ये बनेगा 1 ब्रोंटोबाइट,
ब्रोंटोबाइट, जिसको कहते हैं बीबी। और जब मैं 1024 बीबी मिलाऊंगा यानी कि ब्रोंटोबाइट मिलाऊंगा तो बनेगा 1 जियोपोबाइट। क्या बनेगा? 1 जियोबाइट। अरे बेटा जियोपोबाइट वही है सबसे बड़ी इकाई, ध्यान रखो। अभी हमने की थी ना, ये देखो, ये देखो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जियोपोबाइट। ये जियोपोबाइट आ गई यहाँ पर अब देखो, आप देखो जैसे ब्रोंटोबाइट को बीबी लिखा, योटाबाइट को वाई भी लिखा, तो जियोपोबाइट को आप जीबी है ना मत लिख देना, क्योंकि बेटा जीबी लिख दोगे तो जीबी तो ये है मेरे पास ऑलरेडी, तो जीबी नहीं लिखते हैं इसको, जीबी लिखो है गलत, इसको जियोपोबाइट ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, इसको जियोपोबाइट ही लिखते हैं। नेट पे सर्च करके बता रहे हैं क्या लक्की सिंह? चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाता है, मेमोरी के अलग अलग इकाई मापने की इकाई है। फिलहाल जियोपोबाइट सबसे बड़ा है, इन फ्यूचर और भी बड़ा आएगा तो हम उसके विषय में डिस्कस कर लेंगे। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना? कोई आसान, वो कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक चीज की कमी हमारे अंदर होती है कि हमने इन चीजों को देखा नहीं, पढ़ा नहीं होता है, तो हमें मुश्किल लगता है, और मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, जी होता है बेटा, जी, जियोपोबाइट नहीं होता है, जियोपोबाइट, जी लिखा जाता है इसमें, जियोबाइट में जी आता है, ठीक है। अब चलिए मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन, जैसे अब सिंपल भाषा के अंदर आपको मैं बताऊं कि 1 गीगाबाइट में होते हैं कितने? 1024 MB। ऐसे आपको पूछे 1 किलोबाइट में कितने हो जी? 1024 बाइट होते हैं। आपको बोले जी 1 निबल में कितने होते हैं जी? 4 बिट होते हैं। या 1 बाइट में कितने हो जी? 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। या आप कह सकते हो जी 1 बाइट में कितने? 2 निबल होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। हाँ ले लो, चल बेटा ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने की नौबत आनी नहीं चाहिए। आप जब पढ़ रहे हो तो साथ के साथ कॉपी पेन नहीं रखते क्या बेटा? पढ़ने वाले स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो कॉपी पेन लेके बैठता है जब भी बैठता है। हाँ, साथ के साथ कॉपी पेन रखा करो और लिखा करो। तारा कुमारी कह रहे हैं हाँ जियोबाइट। तो बेटा अगर कॉपी पेन नहीं रखोगे ना तो फिर वही बात है कि जैसे हम करते आए हैं ये आदतें हमें बदलनी होगी। यानी कि देखो कुछ ना कुछ चीजें तो है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। भैया आपने इससे पहले भी तैयारी की होगी, ऐसा नहीं है कि अच्छा हो सकता है आप पहली बार तैयारी करने लगे हो सकता है आपने पहले भी कई एग्जाम दिए हो, पर पहले कई एग्जाम दिए पर उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई तो कारण रहा होगा सिलेक्शन नहीं होने का। वो कारण क्या है, उस कारण को पता करो, उस कारण को यहाँ पर ढूंढो, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी जैसे कई लोग क्या होते हैं, जैसे पढ़ने का उनका तरीका क्या होता है, ढंग से पढ़ते नहीं है वो, है ना, फिर कहते हैं कि साहब हम क्या करें, हम बहुत पढ़ते हैं। अरे ऐसे पढ़ना नहीं होता है। अब जैसे आप, मैं सिंपल भाषा में कहूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको पहले दिन कहा था कि बेटा एक आप कॉपी पेन लो, नोट्स बनाओ। अब कई लोग क्या करते हैं कि नहीं साहब पीडीएफ मिल जाएगी, हम पीडीएफ में से कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको 2-4 चीजें कहूंगा, है ना, आपको अगर जैसे करना हो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको पहली चीज तो ये कि मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अगर आपको बेटा नौकरी लगनी है तो जो आप अभी तक करते आए हो उन चीजों में बदलाव करना पड़ेगा, अगर वो गलत है तो। जैसे पहली चीज ये कि कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई साथ साथ में लिखना जरूरी नहीं है, मैं साथ साथ में लिखवा रहा हूं। वो तब जरूरी नहीं होता है जब बहुत तेज स्पीड से पढ़ाया जाता है, तब समझना जरूरी होता है। पर हम इस स्पीड में कर रहे हैं ताकि आप साथ साथ में नोट भी कर सको और साथ साथ में लिख भी सको। दूसरी चीज, कई लोगों का ये मानना होता है कि लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं है, या लाइव क्लास ले लो, या लाइव क्लास को तो हम बाद में रिकॉर्डेड भी देख लेंगे। एक ही बात है, बिल्कुल एक बात नहीं है बेटा, ध्यान रख लेना। जितना आपको लाइव क्लास के अंदर समझ में आएगा उतना बाद में नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी है। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास के अंदर आपको ये लग रहा होता है कि भाई हम लाइव होते हैं आपके साथ में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं सर मेरे को ही कह रहे हैं, ठीक है, या मुझे ही समझा रहे हैं और मैं जो भी पूछूंगा मुझे जवाब मिलेगा। रिकॉर्डेड में आपको पता है कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप देख रहे हो, आपको पता है कि ये पुरानी क्लास है, रिकॉर्ड हुई थी, अब मैं उसको देख रहा हूं। आप 10 मिनट की अब देखोगे, आधे घंटे की बाद में देखोगे, ये कभी नहीं होता है बेटा। रिकॉर्डेड क्लासें रिकॉर्डेड ही रह जाती है। एक बात बताइए,
कि मैं आज थोड़ी, मेरे को बहुत समय हो गया पढ़ाते, मेरी बहुत सारी क्लासेज है यूट्यूब पर, वो यूट्यूब की क्लासेज पुरानी कोई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि पुरानी क्लासेस में उतना समझ में नहीं आता जितना वर्तमान में जो राइट नाउ जो अभी क्लासेस चल रही है उसमें आता है। तो इसीलिए लाइव क्लास में जितना आप समझ सकते हो उतना आप रिकॉर्डेड में नहीं समझ सकते। तो अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हो तो बेटा अपना रूटीन चेंज करो, 4 बजे लाइव क्लास लेना स्टार्ट करो। मैं निश्चित रूप से आपको जो है आपके अंदर खुद ये अंतर दिखाऊंगा, आपको देखोगे ये चीजें खुद। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिए। बाकी देखो क्या है, चाहे हम कुछ भी कह दे, आप करोगे वो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और जब तक आप टीचर की मानना स्टार्ट नहीं करोगे बेटा, कोई भी आपका जो है उस सिलेक्शन नहीं करवा सकता। टीचर जो है वो हाँ कुछ हद तक आपकी हेल्प जो है वो कर रहा है। ठीक है, उसको अगर आप समझें तो वो तो बहुत बड़ी चीज है, अगर नहीं समझोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन चीजों को सीरियस लो, जो हम कह रहे हैं थोड़ा मान के देखो बेटा। आपको हम देखो, अगर हमारे हिसाब से चलोगे ना, आपको जो टीचर गाइड कर रहा है आपको ये कह रहा है कि भाई जिस सर लाइव क्लास में हाँ अटेंशन तो रहता ही है, देखो सीधी सी बात है, ध्यान भी रहता है लाइव क्लास का। देखो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हर टीचर आपके अनुभवी हैं, सबको बहुत अच्छा नॉलेज है। कोई भी ऐसे नहीं है कि भाई आपको अभी जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, सब एक्सपीरियंस्ड है बेटा, सब एक्सपीरियंस्ड है, सबने बहुत वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाते हैं। तो उस अनुभव का अब आपको जितना ज्यादा फायदा उठाना है फायदा उठाओ। अब आपने अपनी चला के देख ली, तो उन अनुभव के आधार पे जो है हम लोग आपको बताते हैं कि भाई आप ऐसा करो और ऐसा मत करो। आप देखिए जो भी आपके अकाउंट्स के टीचर हों, चाहे जीके के हों, चाहे कंप्यूटर के हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट के हों, वो टीचर आपको जो भी कह रहे हैं उसको बेटा आप मानना स्टार्ट कर दो। वो आपको कहे कि आपको ये करना और ये नहीं करना है तो आप वही करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा। जिस दिन आप मानना स्टार्ट कर दोगे ना बेटा, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे कहूं, एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि एक निब्बल जो है वो तुल्य है यानी कि इक्वल टू है। अब बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा। अरे बेटा यहाँ पर मेरा आंसर आएगा कितना, 4 बिट। यहाँ पर मेरा कितना आंसर आएगा, वो आएगा 4 बिट। ठीक है, अब देखो मैं इस निब्बल से बड़ा बाइट होता है ना। अब देखो एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं, सुनो दूसरा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं। अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, कितने बाइट होते हैं, बता सकता है क्या कोई? अरे आप में से कोई इसका आंसर बता सकता है क्या? एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं बेटा, बताइए। तैयारी हो जाएगी बेटा, जो भी आप हैं, आपका नाम जो भी है, कंफ्यूज मत रहो बेटा। कंफ्यूज रहोगे तो कंफ्यूज रहने वाले व्यक्ति जो है बेटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, सही बता रहा हूं मैं। कंफ्यूज मत रहो, कंफ्यूजन को दूर करो ना बेटा। क्या दिक्कत है बताओ, मेरे को बताओ क्या कंफ्यूजन है, हम करेंगे दूर। दिक्कत कहां आ रही है उसमें? कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। पहली चीज तो हमें दिक्कत क्या है वो दिक्कत तो पता होनी चाहिए। आपको यही नहीं पता कि दिक्कत क्या है तो फिर सॉल्यूशन तो भूल ही जाओ, मिलेगा ही नहीं आपको। पहले दिक्कत पता होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, लकी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आधा बाइट। बस यही चीज समझानी थी। देखो अब आपको ये पता है कि भैया देखो, अब अपन को अगर इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन चलो, आपको ये पता होना चाहिए कि दो निब्बल से क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। ठीक है, तो 1 निब्बल से क्या होगा? अरे भैया 1 निब्बल क्या होगा? अरे मैं कहूं 2 सेब 10 रुपए के हैं तो 1 सेब क्या होगा, इस 10 के बटे में 2 चला जाता है। गणित का नियम है सिंपल सा। तो यहां पर आप करिए 1/2, 1/2 ये आ जाएगा बाइट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आधा बाइट, 0.5 बाइट कह सकते हो आप। 180 ओबीसी मेल जूनियर अकाउंटेंट, कुछ नहीं बता। अभी राजस्थान गवर्नमेंट खुद ही कंफ्यूज है। देखो अब इन चक्करों में मत पड़ो आप,
कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर आ रहा है, मेरे इतने नंबर आ रहा है। एक बात बताओ कि भाई जो आपके 100 आए, चाहे 150 आए, चाहे 200 आए, फर्क क्या पड़ता है? पेपर तो आपको आगे देना ही पड़ेगा कोई ना कोई। तो पढ़ाई पे फोकस करो ना यार, रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं, आपको फ्री नहीं बैठना है। पेपर हो गया, अब आपको पता है, देखो आपको सिंपल सी चीज है भी, आपको पता है मेरे 300 नंबर का पेपर था, मेरे 150 बनने, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ, लग जाओ। अब अगले पेपर की तैयारी में लगो। अब आपको आपका अगर मान लीजिए बाद में रिजल्ट आएगा, आपने कट ऑफ कर ली क्लियर, तब तो वो अगले पेपर का आपका पड़ा हुआ काम आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप दोबारा से उसका प्री वाला पेपर दो, सीईटी का पेपर दो, तो वो कहीं ना कहीं तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता बेटा, एक चीज ध्यान रखना, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है। नॉलेज आपका जितना लोगे उतना कम है। तो पढ़ाई करो जितना कर सकते हो, जितनी पढ़ाई करोगे उतना आगे बढ़ोगे आप, ठीक है ना। हाँ, तो ये कंफ्यूजन दूर करो। आप एक एक गांठ बांध लो कि मेरे को पढ़ना है, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक पढ़ना है। रिजल्ट आएगा, आता रहेगा, देख लें क्या है, पर रिजल्ट नहीं आया तब तक कंफ्यूजन में लटकते मत रहो, समय बर्बाद मत करो। जिसको नौकरी लगना है वो पढ़ रहा है अभी, और आप भी पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप नौकरी लगोगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा आज की क्लास को हम लोग जो है इतना ही इसको करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग इसको विराम देते हैं, और रेगुलर पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो आप, ठीक है। कल की क्लास के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि भाई कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना मेरे को, ठीक है। कुछ लोगों के आए भी थे, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल का सेशन 2 घंटे का था, सुबह 8 से 10, मुझे नहीं पता आपने लिया है कि नहीं लिया। तो मेमोरी का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया है, अब इसका आगे का पोर्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।